सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम केटीजी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें किससे रिलेटेड और कौन सा फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। और अगर गाइस आपको डिटेल में पूरा वीडियो देखना है, वैसे डिटेल में देखने की जरूरत तो नहीं है, आपको फॉर्मूले का कन्वर्जन पता रहना चाहिए, कौन कौन सा फॉर्मूला किससे रिलेटेड पीवाईक्यू पूछा जाता है वो पता रहना चाहिए। वो पता रहेगा आपका काम खत्म हो जाता है। फिर भी किसी को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ही वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, उसको आराम से देखिए पूरा समझ सकते हो अगर बहुत ज्यादा नॉलेज लेना है केटीजी का। अब गाइस मैंने बार बार समझाया कि फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए जाता है कि हम डायरेक्ट ही पीवाईक्यू करते हैं। नहीं, पीवाईक्यू डायरेक्ट मत करो, पहले कॉन्सेप्ट देख लो, भले छोटा कॉन्सेप्ट देखो कि किससे रिलेटेड क्या आता है, किससे रिलेटेड क्या आता, किसके अंदर क्या आता। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम ऐसे ही हो गया, समझ में आया तो इसीलिए इसके अंदर। और ये वाला नोट्स आपको ऑलरेडी हमारे इस पे अपलोडेड है, हमारे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप है, जिसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे 12 के तो उसके अंदर ये हमें मिल जाएगा। और ये मिल गया, आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा, समझ में आया तो एक बार ये देखना। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पीवाईक्यू भी लाऊंगा, तो इस तरह से आपकी दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी चैनल पे आ रहा है, मैथ राहुल सर का मैथ गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे डेली डाला जा रहा है भाई, प्लीज जाके देखो। ओके, देखोगे तो कुछ अच्छा लगेगा और हमारा भी हार्डवर्क का मतलब तब रहेगा। अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो मैं 3rd चैप्टर पे आ गया हूँ, फिजिक्स 2 के भी इतने नंबर ऑफ चैप्टर हो चुके हैं, बट आपका कितना हुआ है। देखो इस पहला स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेसोक लॉ, ये तीनों लॉ आपको पता रहना चाहिए, किसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके अंदर अगेन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के साथ है। ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए और ये तीनों रिलेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद ये एक रिलेशन आपको, हाँ अब आइडियल गैस और रियल गैस इतना डिफरेंस तो ये सब एमसीक्यू में पूछा नहीं जा। मीन फ्री पाथ, इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब गाइस देखो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस आपको डिराइव करने के लिए थोड़ी आता है, बट अगर आपको डेरिवेशन देखना है, नहीं सर मुझे देखना है कि कैसे ये डिराइव किया गया, तो गाइस आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो देखा उसमें देख सकते हो। बट यहां मेन मुद्दा है कि एग्जाम में किससे रिलेटेड, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो पहली बात तो ये जो टॉपिक है कि हमें वॉल पे जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है, उससे रिलेटेड ये डेरिवेशन है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो दो डेरिवेशन, दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाला, अगर मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, क्योंकि मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके अंदर वॉइस ही नहीं था, तो ऐसा होता ही है, क्या कर सकते हैं। चल भाई, हाँ तो गाइस इसके अंदर देखो प्रेशर का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आप लोग को आता होगा कि P = 1/3 रो V स्क्वायर ऑफ बार। बट यहां बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं, इस V को ना वॉल्यूम बोलते हैं, जबकि ये वॉल्यूम नहीं है भाई। ये किसका किसका स्पीड है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करता है उस कंटेनर के अंदर उसका स्पीड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वॉल्यूम नहीं है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वाला एक फॉर्मूला जिससे रिलेटेड कभी कभार हमसे पूछा जाता है, जिसके अंदर हमें स्पीड दिया रहा है, डेंसिटी दिया रहा है और हमें प्रेशर फाइंड करने के लिए दिया जाए कि कितना वो जो गैस है वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला। बट कभी कभार हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टिकल का मास भी दिया रहता है और वॉल्यूम भी दिया रहता है। अभी तो बोल रहे हो सर कि V मतलब वॉल्यूम नहीं होता, V मतलब स्पीड है। अरे भाई यहां देखो ना ऊपर, ये इसमें बार दिया हुआ तो समझ लेना, बार दिया हुआ तो समझ लेना कि वो हमारा क्या है, वहां क्लियरली ऐसा ही फॉर्मूला समझ ले, क्लिक कर लेना कि वो जो बार दिया हुआ है उसका मतलब, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ऐसे ही बता रहा हूं समझ, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 2V दिया हुआ है, नीचे वाला भी मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास है और नीचे वाला वॉल्यूम है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो, तो नीचे वाला फॉर्मूला बन गया। और V स्क्वायर ऑफ बार, ये हमारा V क्या है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल्स, किसका, गैस का। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा मैं इसको छोटू सा कर दूं, हाँ और छोटू सा कर दूं, हाँ हो गया। तो इसके अंदर बस यही काम का है, थोड़ा ऊपर हो जाए भाई, क्या हो रहा है, हाँ हो गया। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये जो हमारा है थोड़ा, हाँ ये क्या। अब इसके अंदर गाइस ये वाला फॉर्मूला, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं आपको दिख रहा होगा, ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाला जो फॉर्मूला है √3RT अपॉन m0, और स्क्वायर रूट है √of 3RT अपॉन m0। अब गाइस इसके अंदर दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा कि अब इतना हो गया, एक तो मैं बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बट एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, 3 तो पता ही है, R और T क्या है, R क्या है और T क्या है। m0 जो लिखा हुआ है उसको मोलार मास ऑफ द गैस बोलते हैं, मोलार मास ऑफ द गैस का मोलार मास दिया हुआ है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आया, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए। बट इसके जगह हम और कुछ भी कन्वर्जन कर सकते हैं, PV = nRT,
अभी हमने उस पर पढ़ा। ओके, आइडल गैस इक्वेशन पता है तो इसको भी हम थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है, RT अपॉन एम नॉट। इसमें थोड़ा बहुत हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कौन कौन सा कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर कमेंट में कोई लिख सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं अगले बार में अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। तो √3RT अपॉन एम नॉट। अब गाइस मैंने आर आप लोग से पूछा है, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आर तो पता ही होगा, टी भी पता, एम नॉट मैंने बता दिया। तो ये मेन फॉर्मूला आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये मेयर्स रिलेशन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मेयर्स रिलेशन हमने अपने वीडियो में फाइंड किया था। अगर जिसको देखना है डिटेल में कैसे फाइंड करते हैं, वैसे एग्जाम में तो आता नहीं है, बट CP माइनस CV इक्वल टू R। ओके, ये CP क्या है आप सभी को पता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और R क्या हमारा, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। वैसे अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, इसलिए मैंने कुछ भूला नहीं। अब गाइस एग्जाम में कभी कभार हमें मोनोएटमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटमिक, मोनोएटमिक का CP फाइंड करने के लिए आता है, मोनोएटमिक का CV फाइंड करने के लिए आता है, और दोनों का रेशियो जिसको गैमा बोलते हैं ये फाइंड करने के लिए आता है। और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, मोनोएटमिक का स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और देन इसके बाद दोनों का रेशियो जिसको गैमा बोलते हैं ये फाइंड करने के लिए आता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले CV फाइंड करते हैं, देन CV की वैल्यू जैसी ही मिल जाती है यहां रखते हैं और हमें CP मिल जाता है। और जैसे CV और CP मिल गया, दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर जाते हैं और हमें मिल जाता है गैमा। गैमा मतलब इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको इरेज करूं तो ये देखो, थोड़ा मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा मैं इसको यहां बड़ा कर दूं। ये देखो, ये आपको फाइंड करने के लिए तो आएगा नहीं, ये देखो ये दिख रहा होगा, CP माइनस CV इक्वल टू R। आप गाइज यहां देखो, देखो इसके अंदर ना बस ये याद रखो, CV की वैल्यू ये ऊपर आप देख सकते हो कैसे फाइंड किया, या तो मेरे वीडियोस में मैंने सिखाया, जाके देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। CV इक्वल टू 3/2R। अब CV की वैल्यू मैंने ये मेयर्स रिलेशन के अंदर रखा, CV की वैल्यू मेयर्स रिलेशन के लिए अंदर रखा, जो 3/2R मोनोएटमिक के लिए, मोनोएटमिक के लिए इसकी वैल्यू रखी, और ये माइनस था, इक्वल को साइड गया तो प्लस हो गया, तो हमें CP की वैल्यू मिल गई। तो CV और CP दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोनोएटमिक के लिए गैमा की वैल्यू कितनी है, 5/3। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा करना चाहूंगा, थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा। और वैसे ये नोट्स मेरे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये देखो CV की वैल्यू, और ये CV की वैल्यू को मेयर्स रिलेशन के अंदर रखा तो CP की वैल्यू मिल गई, और दोनों को डिवाइड किया तो हमें गैमा मिल गया। इसी तरह से गाइस हमें CP की, हमें मोनोएटमिक, डायटोमिक रिजिड बॉडी के लिए, देखो रिजिड बॉडी के लिए और नॉन रिजिड बॉडी के लिए, ये देखो नॉन रिजिड डायटोमिक, ये देखो मैंने बोला कि बस CV का ये याद रखो, ये वाला इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखोगे तो इसमें वैल्यू पुट करके, CV में वैल्यू पुट करके CP निकाल सकते हो, और दोनों को डिवाइड करके गैमा निकाल सकते हो। फिर इसका पॉलीएटमिक का भी CV याद रखो, CP याद रखो, और दोनों को बस अगर एक याद कर लिया, CV की वैल्यू याद कर ली, COV स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखा, तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर अपने आप निकाल लोगे, बस थोड़ा सा माइनस करना रहेगा। और दोनों निकल गया तो दोनों का रेशियो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, अपने आप निकल जाएगा पॉलीएटमिक का। तो ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम के लिए। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रेडिएशन में देखो गाइस, Q ऑफ A क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, Q ऑफ R मतलब रिफ्लेक्ट, और Q ऑफ T मतलब ट्रांसमिट, मतलब हीट जो ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है उसको किससे डिनोट किया जाता है, Q ऑफ T से। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ रेशियोज हैं जो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब जो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ओके, A से, देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R, देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T ऑफ R। बट अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए, ओके डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, मतलब डेफिनेशन वैसे लिखना तो नहीं है यार, बट आपको याद इसलिए रहना चाहिए कि जिससे आपको इससे रिलेटेड कुछ आया तो आप आराम से लिख सकते हो।
देखो Q ऑफ A अपॉन Q। अब Q ऑफ A क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। मतलब कि जितनी हीट, मान लो ये XYZ कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर हीट इंसिडेंट हुई, तो टोटल मान लो 100 जूल हीट इंसिडेंट हुई, बट इसने एब्जॉर्ब कितना किया? 70, जस्ट एग्जांपल। तो मतलब यही है कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, कितना ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, कितना हीट इंसिडेंट हुआ है और सामने वाले ने कितना उसमें से एब्जॉर्ब किया है, इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, बस जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा यार। ये देखो, अब मैं यहां, अच्छा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से वैसे ही, मतलब कहने का मतलब ये बॉडी है, इस पे हीट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, या तो सॉरी टोटल मत लिखो, क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। टोटल मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी टू क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। कितनी रिफ्लेक्ट हुई, उसको किससे डिवाइड करना है, कितना लाइट इंसिडेंट हुआ है। मान लो जस्ट एग्जांपल 100 जूल इस पे इंसिडेंट हुआ है और जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 70 जूल हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल, वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला फिर से बना देने का। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, एकदम सिंपल सा, कैसे? क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। कितना उसमें से हीट ट्रांसमिट हो रहा है, ये मान लो हमारा XYZ कोई भी बॉडी है, इसमें से कितना हीट हमने गया और ये अब्सॉर्ब करने के बाद ये बॉडी कितनी ट्रांसमिट कर रही है, अपने में से ट्रांसमिट कर रही है, कितना ट्रांसमिट कर रही है, दोनों का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, मतलब मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब करने के बाद कितना ट्रांसमिट कर रहा है, कितना मेरे में से निकल रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट आते ही रिफ्लेक्ट हो जाए, ट्रांसमिट मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लिया और कितना ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमिशन होता है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी है। दोनों का अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। हो गया। अब गाइस एक रिलेशन आपको याद रखना है, जो रिलेशन अगर आपको याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। ए प्लस आर प्लस टी ऑफ आर इक्वल टू 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज इक्वल टू 1। ये मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो 1 कैसे आया मेरे वीडियो के अंदर, उतना जरूरी नहीं है। अब डायथर्मस मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में से अगर हीट पूरी तरह से पास हो जा रहा है, डायथर्मस मतलब XYZ कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें से हीट रेडिएशन पूरी तरह से पास हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायथर्मस। और अथर्मस मतलब कि ओपेक सरफेस है जिसमें से हीट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, XYZ कोई भी बॉडी है जिसपे लाइट इंसिडेंट हो रही है पर ये ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, उसको बोलेंगे अथर्मस सब्सटेंस। ओके, अब परफेक्ट एब्जॉर्वर क्या है? परफेक्ट एब्जॉर्बर जो भी हीट उस पर इंसिडेंट हो रही है, मान लो मैं एक ऐसा बॉडी हूं जिसपे हीट इंसिडेंट हो रहा है और पूरा का पूरा हीट मैं क्या कर रहा हूं? एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, मेरे में से हीट कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रही, ना रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरा का पूरा हीट मैं क्या कर रहा हूं? एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, तो मैं क्या हूंगा? परफेक्ट एब्जॉर्बर। अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, ए आर टी ऑफ आर इक्वल टू 1। अब इसके अंदर इसमें कोई हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसमिट भी नहीं हो रही, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये देखो आर इक्वल टू 0, टी आई ए इक्वल टू 1। ऐसी परफेक्ट रिफ्लेक्टर के अंदर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ट्रांसमिट टी ऑफ आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर और ए क्या ट्रांसमिट, तो टी वाला 1 हो जाएगा, बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत ये पढ़ लोगे, जो मैंने इसके अंदर बताया था, बस काम हो जाएगा। यहाँ ये नीचे वाला कंडीशन याद रखना कि कितना परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे कितना
मतलब हीट इंसिडेंट होता है और उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्व कर लेता है, ये आपको पता रहना चाहिए, कभी कभार पूछा जाता है तो थोड़ा ये पढ़ के रखना। अब हम बात करते हैं इमिसिव पावर। हाँ, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर मतलब बॉडी जो हीट एमिट कर रहा है उसको इमिसिव पावर बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आर, किससे डिनोट करते हैं, आर से, Q अपॉन ए ऑफ टी। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी ऑफ हीट एमिट बाय बॉडी टू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, या तो एमिशन है तो वही बोलो, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट, रेडिएट मतलब वही बॉडी से बाहर निकलना, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। मतलब कितना, इतने एरिया के अंदर, इतने एरिया के अंदर 1 मिनट के अंदर ये बॉडी कितने हीट को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, अपने बॉडी में से निकाल रहा है, इसी को इसका इमिसिव पावर बोलेंगे। इस बॉडी का क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर, जिसका आपको फॉर्मूला डायमेंशन याद रहना बहुत जरूरी है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब बॉडी में से हीट रेडिएट होना, बाहर निकलना। और हर बॉडी का इमिसिव पावर अलग अलग होता है, हर बॉडी का। कुछ बॉडी एब्जॉर्व जल्दी, जो देखो एक चीज याद रखो, ये अभी हम क्रिचॉप्स लॉ में हमने यही देखा है, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्व करता है वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट, वो उतना जल्दी क्या करता है, एमिट करता है। जितना ज्यादा एब्जॉर्व उतना ज्यादा एमिट, इसलिए A इक्वल टू E होता है। मैं जितना ज्यादा, देखो जितना जल्दी एब्जॉर्व करूंगा उतना जल्दी ही क्या करूंगा, एमिट करूंगा। मतलब मेरे में से उतना जल्दी क्या होगा, मतलब हीट निकलना स्टार्ट होगा। समझ में, ये याद रखना है, A इक्वल टू, जो जितना ज्यादा गुड एब्जॉर्वर होता है वो उतना ही अच्छा गुड एमिटर भी होता है, अपने में से हीट एमिट करता है। पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद गाइस कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बहुत सिंपल है। देखो ये जो ओनली आर दिया हुआ है ऑर्डिनरी बॉडी का दिया हुआ है, ये आर ऑफ बी जो दिया हुआ है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज डिफाइंड एज आर, मतलब आर किसका दिया, इमिसिव पावर, आर मतलब एमिट होने वाला, पर किसके इमिशन के बारे में बताया, ऑर्डिनरी बॉडी। तो इट इज अ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में से इमिशन कैसा हो रहा है और ऑर्डिनरी बॉडी में से इमिशन कैसा हो रहा है, दोनों के रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बोलते हैं। ओके, क्रिचॉप्स लॉ में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रूफ क्या किया। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने करवाया, आप जाके देख सकते हो। ये देखो मैंने बताया था कि जो जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्व करता है उतना ही ज्यादा एमिट भी करता है। जितना जल्दी एब्जॉर्व करेगा उतना जल्दी एमिट करेगा। समझ में, जिसको टाइम लगता है एब्जॉर्व करने में उसको टाइम लगता है एमिट करने में। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल, आप घर में कोई ब्लैक बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लैक बॉडी ने हीट फटाक से एब्जॉर्व किया तो फटाक से एब्जॉर्व करता है, तो एमिट भी फटाक से करता है, इसलिए A इक्वल टू E है। अब अभी आगे चलते, देखो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये समझने, ये जो है ना, इसी को समझने के लिए हम यहाँ समझेंगे। इन शॉर्ट ये बताना चाहूंगा, ये देखो इसमें रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसके अंदर इनको ये लगता है कि लैम्बडा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम वेवलेंथ है, बट इसका कंडीशन और चीजें अलग है। क्या दिया हुआ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है गाइस, इस थोड़ा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वैसे आप डिटेल में जाके वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि इस टॉपिक के लिए मेरा डिटेल वाला वीडियो जरूर देखना, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो मैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं थोड़ा नीचे करना चाहूँ, हाँ ये देखो नीचे हो रहा है, ये देखो ये वेवलेंथ है, ऊपर रेडियंट पावर है, मतलब इमिसिव पावर। तो ये नीचे वाला हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा वेवलेंथ, ऊपर वाला रेडियंट पावर। अब सिंपल सी बात है, एक चीज अपने को ये समझना है कि मान लो मैंने टेम्परेचर पहले 3000 केल्विन रखा, 3000 केल्विन रखा। अब मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी को मैं हीट दे रहा हूं, वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, हीट एब्जॉर्व करने के बाद वो हीट को एमिट भी करता है, हीट को बाहर भी निकालता है। तो इस कंडीशन के अंदर वही है कि मैंने 3000 केल्विन टेम्परेचर पे मैंने देखा कि जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे बॉडी आके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अब एक चीज और बताऊंगा कि मैंने अब टेम्परेचर को 4000 कर दिया, 4000 केल्विन कर दिया, तो आप देखोगे कि जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स मतलब बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एमिट करेगा। तो ये देखोगे, ये जैसी टेम्परेचर को बढ़ाया, लैम्बडा मैक्स मतलब बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एमिट करता है वो। तो लैम्बडा मैक्स हमें जल्दी मिल गया।
अब मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये लैम्बडा मैक्स और जल्दी मिल गया, मतलब 5000 केल्विन मैंने कर दिया। फिर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। इन शॉर्ट आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मुझे जल्दी मिल रही है। मतलब कि ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, मतलब मुझे जल्दी मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? जल्दी मिल रहा है। इसलिए दोनों का रिलेशन कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, लैम्बडा मैक्स, क्योंकि जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी फटाक से एमिट करेगा। 4000 टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो सिंपल सी बात है एमिट भी जल्दी करेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जल्दी मिल गई। लैम्बडा मैक्स क्या है? फिर से बता रहा हूं, लैम्बडा मैक्स मतलब कि वो कंडीशन जिस कंडीशन पे बॉडी लार्ज अमाउंट, वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? एमिट करेगा। तो जैसी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वेवलेंथ, देखो कम वेवलेंथ पे टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ ये वाला वेवलेंथ था ना, ये क्या था हमारा वेवलेंथ, देखो टेम्परेचर कम था तो ज्यादा वेवलेंथ था, ज्यादा वेवलेंथ पे लैम्बडा मैक्स मिल रहा था, और टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स मिल गया। कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स मिला। टेम्परेचर बढ़ा है, कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल गई। टेम्परेचर बढ़ा है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम वेवलेंथ पे मिल गया। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बॉडी की जो एमिट कर रहा है वो हमें जल्दी मिल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो एमिट कर रहा है वो जल्दी हो जा रहा है। इसीलिए दोनों क्या जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी एमिट करता है वो कंडीशन जल्दी मिल जाएगा, कि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? एमिट करेगा, वो कंडीशन पहले मिल जाएगा। तो यही रिलेशन है, और अगर थोड़ा डिटेल में देखना है तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। अब इसके बाद गाइस ये वाला स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये आपको पता रहना चाहिए। आर मतलब अभी मैंने बताया इमिसिव पावर, आर मतलब इमिसिव पावर है। इमिसिव पावर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस आपको ये याद रहना चाहिए। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R मतलब रेडिएट पावर बोलो या तो इमिसिव पावर बोलो, ये आपको पता है। और ये दोनों का रिलेशन हमने ऊपर देखा भी है। R की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी हमने देखा है। ये देखो यहां मैंने कहा, हाँ ये देखो, तो ये मैंने बताया। तो ये बस जो इसके अंदर जो जो फॉर्मूले है और उसका जो जो कन्वर्जन है वो आपको पता रहना चाहिए, और आपका काम यहाँ हो जाएगा। बट एक बार अगर आप चाहिए तो जो मेरा 2 घंटे वाला वीडियो है 1.5 के स्पीड में थोड़ा भगा के फटाफट देख लो, तो बहुत सारे डेरिवेशन मत देखना, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट देखना, जिससे चीजें जो जो मैंने उसके अंदर बताई है तो क्लियर हो जाएगा। आइडल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर इज एट प्रेशर ऑफ, मतलब कहने का मतलब एक कंटेनर के अंदर गैस डाला हुआ है, गैस रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो सब ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को भी अपने को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे प्रेशर ऑफ 2 × 10⁵, प्रेशर उस जो कंटेनर के अंदर गैस डाला हुआ है रखा हुआ है उसका, उसके अंदर प्रेशर कितना है? 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है तो हर मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 6 × 10⁻⁻21 जूल। तो द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, तो ये सब जो गिवन दिया हुआ है उसका यूज करके कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितने वो मुझे फाइंड करना है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद रखना है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, किससे किसको डिवाइड करो वो दिमाग में अगर रख लोगे तो काम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इच मॉलिक्यूल्स जो अपने को दिया हुआ है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल से आप डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर मिल जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपने को नहीं दिया है, अपने को ये दिया हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ओके, पर अपने को टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस नहीं दिया हुआ है, तो वो हम फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। 3/2 PV होता है, 3/2 P। P कितना दिया? प्रेशर दिया हुआ है 2 × 10⁵। और V मतलब वॉल्यूम। बट गाइज यहां ध्यान दोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हो। किसमें दिया? क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अपने को मीटर में निकालना है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसका जो रेशियो होगा 0.005 ऐसा होगा। बट मैं अगर इस फॉर्म में निकालूं तो 1 2 3 4, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ओके,
बहुत सारी जगह डायरेक्ट ऐसे लिखा है, मैंने पूरा क्लियरली आपको बता दिया। क्या आदत से मजबूर हो ना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी चीजें नहीं आती होगी, तो मैं बता देता हूँ। 2 2 गया कैंसिल, अब 5 3 कितना हो गया 15। अब देखो इंडाइसेस का रूल बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 10⁻1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 जूल आ जाएगा। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब गाइस देखो बस डिवाइड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स 150 है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है 6 × 10⁻21। अब सिंपल सी बात है, ये -21 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा +21। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो 6 1 6, 6 2 12, फिर से 3 बचा, 6 5 30, अब क्या आ गया 25 × 10⁻21। बट यहाँ ऐसा, यहाँ 25, अच्छा ये तो है ही नहीं क्योंकि अपना तो ऐसा आ नहीं रहा, एक्चुअल आंसर ये है, बट यहाँ 10⁻22 दिया हुआ है, तो हमें बस क्या करना है, एक यहाँ डेसिमल लगा के एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2.5 × 10⁻22 हो गया, आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ आइडल गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द आरएमएस स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर, आइडल गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री से 927 डिग्री तक बढ़ा रहा हूं तो क्या होने वाला है, जो नया मतलब जो गैस का नया पहले जो आरएमएस स्पीड होगा, पर जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस टाइम उसका आरएमएस स्पीड कैसा होने वाला है, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, कि 4 टाइम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो एक चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये आपको याद होना चाहिए, रिलेशन आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आरएमएस स्पीड भी बढ़ने वाला ही है। तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगा ही, तो वो आरएमएस स्पीड कितना होगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं पहले जो आरएमएस स्पीड था उसको V1 ले लेता हूं, और जो बाद में उसको V2 ले लेता हूं। तो आरएमएस इसको V1 ले लिया, और दूसरे वाले को जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आइडल गैस का स्पीड हुआ है उसको मैं 2 ले लेता हूं, ले लिया। अब गाइस कांस्टेंट दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आपको पता है प्रोपोर्शनल को हटाना रहता है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, तो इक्वल और कांस्टेंट क्या हो गया, इक्वल और कांस्टेंट कैंसिल हो गए, तो ऊपर T1 बचा है और नीचे हमारा क्या है, T2 है। क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात, मैं रिलेशन फाइंड करना है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आरएमएस स्पीड क्या होगा, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। अब देखो गाइस, सबसे पहले वाले का टेम्परेचर, पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर, पहले वाले का मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था 27, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 273 से हमें प्लस करना पड़ेगा, और सेम जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना हो गया 927 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हमें 273 प्लस करना पड़ेगा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लस करूं तो 73, ये हमारा 300 हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये हमारा हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। ओके, थोड़ा मैं इसका छोटू सा कर दूं थोड़ा, ये देखो। अब गाइस अगर मैं इसको एक साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको एक साथ ही ले लेता, ऊपर भी स्क्वायर रूट नीचे भी स्क्वायर रूट, तो ये 0 0 कैंसल, 3 1 3, 3 4 12, मतलब कहने का मतलब अंदर क्या बचा 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 आया। मतलब अभी तक हमें क्या मिला, ये सब आपकी स्पीड बहुत फटाफट थोड़ी होनी चाहिए यार, फिर भी मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ कि चीजें आपको समझे, बट फिर भी आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो ये VRMS2, यहाँ अपने को फाइनल आंसर क्या है 1/2। अपने को क्या पूछा था, अपने को ये पूछा था कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका आरएमएस स्पीड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अपने को मतलब स्पीड बढ़ने के बाद, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका आरएमएस स्पीड कितना हो जाएगा, तो मतलब मुझे ये वाला फाइंड करना है, ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा,
2 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा V RMS 1, और हमें किसका मिल जाएगा 2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं गैस के टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो उस समय जो नया स्पीड होगा वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ओरिजिनल के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। इसीलिए मुझे 2 मतलब इसके बाद पहले वाला नहीं, ओरिजिनल नहीं फाइंड करना है, फाइनल फाइंड करना है। इसलिए मैंने ये 2 को यहां मल्टीप्लाई किया और ये यहां मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो भाई फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्यों यार सीटी में दिया है पता नहीं। क्या लिखा हुआ है, gamma 1 be the ratio of molar specific heat at a constant pressure and molar specific heat at a constant volume of monoatomic gas। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहां लिखूं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये सभी चीजें हमने निकाली थी, कोई याद होगा। गैमा कैसे निकालते हैं, गैमा 1 दिया हुआ है Cp अपॉन Cv, ओके, फॉर मोनोएटॉमिक गैस स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या था फॉर्मूला, क्या था वैल्यू, हमने निकाला था 5/3 फॉर डायटोमिक, लिखा हुआ है ना, और गैमा 2 भी द सिमिलर रेशियो ऑफ डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस की अगर मैं बात करूं, ये भी हमने निकाला था। डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ गैमा 2 लिखा हुआ है तो गैमा 2 लिख देता हूं। वही सेम मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका क्या था हमारा 7/5, ये वैल्यू थी, ये हमने निकाला था। और हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, गैमा 2 अपॉन गैमा 1। तो भाई क्या करो, बस ये गैमा 2 जो ये वैल्यू है इसी को हमें क्या करना है, एक दूसरे से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गैमा 2 की वैल्यू कितनी है, गैमा 2 की वैल्यू है 7/5 और गैमा 1 की वैल्यू क्या दी है 5/3। अब नीचे वाला अगर ऊपर लाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा। तो 7/5 ऊपर है, डिवाइड को मैं ऊपर लाऊंगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5×5 = 25 एंड 7×3 = 21। तो 21/25 सेक्शन सी। सो गाइस इतना सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले गैमा 1 मोनोएटॉमिक गैस का ये हमें याद होना चाहिए, देन गैमा 2 डायटोमिक गैस का ये हमें याद होना चाहिए। बस हमें क्या निकाला, अगर गैमा, अच्छा चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि अगर यही हमें गैमा 1 अपॉन गैमा 2 निकालना रहता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो यार क्या है यार, द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv respectively. Gamma equal to the molar specific heat at a constant pressure to constant volume and R is the universal gas constant. Then molar, अपने को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड भी नहीं करना है, बस इस देखा जाता है उसके फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो गाइस ये 4 ऑप्शन दिया है, एक यहाँ सिंपल सा आपको ट्रिक दे देता हूँ, वो याद रखना है, डायरेक्ट शॉर्टकट। वैसे तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से वही अपने को फाइंड करना है। कभी भी अगर मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना रहे तो ये वाला यूज किया जाता है, R/γ-1 ये। तो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, कभी भी निकालना है। अगर कभी भी हमें तो यहाँ उसकी वैल्यू निकालने के लिए आ ही नहीं है, डायरेक्ट वही पूछा, शॉर्टकट ही पूछा है, तो इसका शॉर्टकट यही है R/γ-1। तो फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया ना उसका एकदम आराम से एकदम प्यारा वाला शॉर्टकट आपको देने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है, ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस r whose rate of radiation is e and the temperature is t if the radius is met। मतलब अगर हम पहले जो था ओरिजिनल कंडीशन को अब थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब एक अब पहला जो स्फीयर था अब उसको चेंज कर रहे हैं। अब जो इसका रेडियस है, इफ रेडियस इज मेड r/3 एंड द टेम्परेचर, मतलब पहले के कंपैरिजन में उसका रेडियस r/3 हमने कर दिया है एंड टेम्परेचर 3T कर दिया, पहले के कंपैरिजन 3T कर दिया है। तो रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा। तो चलो सिंपल सी बात, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में रखना कि जिसमें पहले एंड बाद में ऐसा 2 कंपैरिजन दिया और दोनों का रेडियस दिया हुआ कि ओरिजिनल ये था, फाइनल बाद में ऐसा हुआ,
फिर इसके बाद दोनों का रेट ऑफ इमिशन दिया हुआ है, रेट ऑफ हीट लॉस दिया हुआ है, या तो रेट ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, देखो ई दिया हुआ है, और साथ में टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ओरिजिनल का भी एंड देन जो दूसरा बन रहा है उसका भी दिया हुआ है। कभी भी ऐसा कुछ आता है तो हमें किस तरह से फाइंड करना रहेगा पता है, देखो ध्यान से। एक्चुअल अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ आता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आता है, तो हम इस तरह से यूज करते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर ओरिजिनल, देन बाद में जो बना है, इनटू T1 अपॉन T2 रेस टू 4। ये एक शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें आप आराम से निकाल सकते हो, बट यहां हमें रेट ऑफ रेडिएशन ई दिया हुआ है तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। चलो मैं उसी फॉर्म में इसको करता हूं। E1 एक्चुअल यहां ओरिजिनल को मैं E1 ले लेता हूं, ओरिजिनल को मैं E1 ले लेता हूं, एंड जो फाइन जो बाद में बन रहा है, जो हम बना रहे हैं, उसको E2 ले लेता हूं। सेम ओरिजिनल वाले को रेडियस को R1 ले लेता हूं, और जो बाद में बन रहा है उसको R2 ले लेता हूं। ओके, इसका स्क्वायर, देन इसके बाद ओरिजिनल का जो टेम्परेचर था उसको T1 ले लेता हूं, और जो बाद में बन रहा है उसको मैं T2 ले लेता हूं। अब यहाँ कुछ तो कंडीशन दिया हुआ है, ओरिजिनल का रेडियस समझ लो वही दिया हुआ है, R1 ही दिया, मतलब R ही दिया हुआ है, पर मैं R1 लेके सॉल्व कर रहा हूं, जो हमारा फाइनल रहेगा वो सही हो जाएगा R1। और जो बाद में उसी रेडियस को हमने कितना कर दिया, R/3, मतलब ओरिजिनल के कंपैरिजन में R/3 कर दिया, तो R1 अपॉन 3। ओके, मतलब जो हमने नया फिर से बनाया वो पहले वाले के कंपैरिजन में R/3 कर दिया, तो मैंने इसलिए R1/3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब टेम्परेचर ओरिजिनल का T है, मतलब मैंने तो T1 लिया हुआ है। अब जब बना, जो नया बना उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 3T, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में 3 टाइम हो गया, इसलिए मैंने 3T1 लिख दिया। 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3T1। अब इसका इसका रेस टू 4 आएगा, यहां मैंने कितना था, रेस टू 4 ही लिखा है। अब देखो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, R1 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर ही ऊपर था, तो कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, ये डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 3/2 हो जाएगा, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 का 4th रूट। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं एकदम अच्छे से तो क्या होगा, ये क्या बनेगा हमारा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और अगर मैं इसको करो, या स्क्वायर भी मत करो, डायरेक्ट पहले कैंसिल ही कर दो, 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का 4th रूट 1 ही होगा, और 3 का 4th रूट ऐसे आ गया। तो भाई हम यहाँ कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। ओके, 2 था, यहाँ 4 था, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। यहाँ बस क्या बचा, 1/3/2 बचा। ओके, 3/2 बचा, तो 1 आंसर क्या आ गया, 3/2 का आंसर क्या होता है, 1/9, 1/9। और यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, E1/E2 लिया है ना। हमें तो क्या फाइंड करना है, नया कंडीशन फाइंड करना है, नया कंडीशन मतलब E2 होगा, तो E2 ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9E1। बट हमारे ये कंडीशन के अंदर कहीं भी E1 E2 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 9E हो जाएगा। तो 9E दिया हुआ है ये। तो गाइज ये बस याद रखो जो मैंने शॉर्टकट बताया, कि कभी भी अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आता है या तो रेट ऑफ रेडिएशन आता है, उसके अंदर रेडियस दिया रहा है, टेम्परेचर दिया रहा है, तो ये वाला शॉर्टकट यूज करने का, और शॉर्टकट यूज करके आप एक कंडीशन बना के फाइनल ऐसा लिख सकते हो। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया, एकदम प्यारा सा। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग RMS स्पीड 4 times as that of the another gas having molecular mass is 32। मतलब कहने का मतलब ये दिया हुआ है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग, जिसका हमें निकालना है, जिसका हमें फाइंड करना है, तो हमने जिसका फाइंड करना है वो मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, अभी समझेगा आपको। RMS स्पीड 2 जिसका मुझे फाइंड करना है, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग RMS स्पीड 4 टाइम्स जिसका मुझे दिया हुआ है RMS 4 टाइम है, मतलब जो हमें जिसका फाइंड करना है उसका RMS स्पीड 4 टाइम्स द V है, मतलब कि जो जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसके कंपैरिजन 4 टाइम है। तो इसका हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, हमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, हमें इसका मॉलिक्यूलर दिया हुआ है जिसके कंपैरिजन में ये इसका जो RMS स्पीड है वो 4 टाइम है। क्या है, 4 टाइम। तो इसका हमें क्या निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, जो बहुत सिंपल है।
देखो सबसे पहले मैं यहाँ एक रिलेशन निकाल लेता हूँ जो हमें हेल्प करेगा। आप देखोगे बहुत सिंपल है, मैं इसको डिवाइड में ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाए। इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिवाइड में आ गया इक्वल टू 4 हो गया। आप देखोगा इस एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, आरएमएस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इस केस के अंदर जब मोलार मास बढ़ता है तो स्पीड आरएमएस स्पीड कम होता है, जब आरएमएस स्पीड ज्यादा होगा तो मोलार मास कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ, एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 है उससे ये इसका स्पीड 4 टाइम ज्यादा है। तो हमें इसका मोलार मास दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो इसी रिलेशन को मैं यूज करता हूं। देखो कैसे, सिंपल सी बात है, मैं इस तरह से करता हूं। अब यही रिलेशन को मैं यूज करूंगा। आरएमएस ऊपर मैंने 2 लिया, नीचे मैंने 1 लिया। अब सिंपल सी बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता तो यहां भी ऊपर 2 नीचे 1 आता, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए पहले वाले गैस का, अगर यहां दूसरे वाले गैस का दिया है तो यहां पहले वाले गैस का मोलार मास आएगा और नीचे दूसरे वाले का मोलार, क्योंकि उल्टा हो जाएगा यहां भी। और इसका क्या दिया हुआ? स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो यहाँ ऊपर 2 है पर मैंने m1 लिया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब देखो हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी वैल्यू है? 4। ये देखो इसीलिए मैंने ये रिलेशन पहले निकाला, तो इसकी वैल्यू 4 है तो यहां मैंने 4 रख दिया। अब हमें m1 मॉलिक्यूलर मास पहले वाले का दिया था, कितना था? 32। अब ये हमें m2 क्या करना है? फाइंड करना है। अब ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड में क्या करूंगा? स्क्वायरिंग कर दूंगा। ये स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा? 16। यहां करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 32 अपॉन m2। अब मुझे m2 ही फाइंड करना है तो ये जो डिवाइड में ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो थोड़ा मैं इसको छोटा सा कर दूं, हाँ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा सा कर दूं। ओके, अब देखो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल 32 अपॉन 16। गाइस ये हो गया m2 इक्वल टू 16 टू सा कितना हो जाएगा? 32। और ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब गाइस ये इतना मतलब बोला, थोड़ा तो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो देखे होंगे तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रहा हूं। कितने बच्चे ये क्वेश्चन को पहले वाले का अगर नहीं दे पाओगे तो भाई अगले वीडियो में तो बता दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि भाई कुछ अच्छा पढ़ लो यार। ये देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये, और एक ये कॉन्सेप्ट वीडियो, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन जो आए हुए, ये मैंने खुद से नहीं बनाया भाई, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भाई पीवाईक्यू करके कोई ही मतलब नहीं है। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।